अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर एमकेट प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और बिहेवियर से लिंक्ड टॉपिक्स मौजूद हैं और अब हम उन्हें एमसीक्यूज की मदद से समझते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाउंड ओनली इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, यानी ऐसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो सिर्फ मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में पाया जाता है। फास्टर इन एक्शन, यानी वो बहुत रैपिड काम करता है। हैविंग लोकलाइज्ड अफेक्ट्स, यानी जिसके अफेक्ट्स लोकलाइज्ड होते हैं। इन्वॉल्व्स इन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमिशन, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑप्शन बी नर्वस कंट्रोल कहा जाता है। Next students, MCQs number 2, plants responds to light due to the presence of a hormone in its growing tip. The hormone was named auxin. ऑक्सिन जो है ये प्लांट की ग्रोइंग टिप्स में पाया जाता है और ये प्लांट का एक ग्रोथ हार्मोन है और ये फर्स्ट हार्मोन है जो कि प्लांट में डिस्कवर हुआ था एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। MCQs number 3, the movements in plant occur in response to certain stimuli and direction of the response is related to the direction of stimulus. Such responses are called tropism. Tropism का मतलब होता है turn the body part. अब ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें प्लांट सर्टेन स्टिमुलाई की रिस्पेक्ट से रिस्पॉन्स करता है और जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होती है वो रिलेटेड होती है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे फोटोट्रोपिज्म जिसमें स्टेम की जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स द लाइट होती है। इसी तरह से जियोट्रोपिज्म जिसमें जो रूट्स की मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है। तो ट्रोपिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ही होता है। MCQs number 4, living organisms when repeat their biological or behavior activities at regular interval. This behavior is called biorhythms. After a particular interval, after a regular interval, जो biological या behavioral activities किसी भी living organism की body में repeat होती हैं, इन्हें biorhythms कहा जाता है। Biorhythms occur with frequency of about 24 hours. They are called circadian rhythms. ऐसे biorhythms जो 24 hours की frequency के बाद repeat होते हैं उन्हें circadian rhythms कहा जाता है। The phenomena in which the influence of day length on plant is studied is called photoperiodism और इसकी respect से day neutral plants, short day plants और long day plants होते हैं। MCQs number 7, hormone is a Greek word and it means to excite. Now MCQs number 8 जो हमारे पास है वो है plant hormones are also known as phytohormones. MCQs number 9, tropism means turn of body part and it is a word of Greek origin. तो MCQs number 9 का आंसर है ऑप्शन सी। MCQs number 10, one among the following is not the major environmental stress for plants. So the answer is less supply of oxygen. Students, water shortage, low temperature और high concentration of salts in soil ये प्लांट के लिए बहुत मेजर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है क्योंकि इसे कोप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ज़रूर है लेकिन मेजर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और बदले में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसी बनने वाली ऑक्सीजन को वो इस्तेमाल कर लेता है अपनी रेस्पिरेशन के लिए। नतीजतन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। When herbivorous animals use plant as their food, it is called as grazing. और ये plants के लिए एक बहुत बड़ा environmental stress है और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग से रोकने के लिए प्लांट या तो अपने अंदर कुछ पॉइजनस और कुछ कड़वे से केमिकल कंपाउंड्स बना देता है जो कि एनिमल्स को ग्रेजिंग से रोकते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर थॉर्न्स यानी कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से वो ग्रेजिंग से खुद को बचा सकते हैं।
MCQs number 12. Principal naturally occurring oxidants of higher plant is indole acetic acid, जिसे IAA भी कहा जाता है. ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड भी है, और जो प्रिंसिपल अकरिंग नेचुरली ऑक्सीजन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड. MCQs number 13. Which one of the following is not the role of auxin? So the answer is seed dominance यानी ऑप्शन बी. सीड डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन का रोल नहीं है, जबकि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ऑक्सिन का रोल है. MCQs number 14. Gibberellins inject rice seedlings and produce a disease called foolish seedling. साइटोकाइनिन्स आर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क. इन बातों को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ताकि इस तरह के MCQs जब आपसे पूछे जाएं तो आप उनके आंसर दे सकें, और बार बार आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है. MCQs number 16. One of the naturally occurring cytokinins is zeatin. और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि one of the artificially occurring cytokinin is kinetin. तो अगर आपसे naturally occurring पूछा जाए तो zeatin है, और अगर artificially पूछा जाए तो kinetin है. The most important role of ethene a gas is, ये ethane लिखा है but that's ethene. A gas जिसे इथाइलिन हार्मोन भी कहा जाता है वो है it triggers ripening of fruit, और इसे fruit ripening हार्मोन भी कहा जाता है. Regarding auxins, which statement is incorrect? तो auxin से related जो statement incorrect है वो है ऑप्शन डी. इट कॉजेज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑक्सिन फ्रूट और सीड की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, डिक्रीज नहीं करता, जबकि ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही करेक्ट है. MCQs number 19. Gibberellin is important growth hormone which is isolated from fungus Gibberella fujicoria या Gibberella fujicorae. Gibberellins caused a disease in rice called foolish seedling of rice. इससे पहले भी जिब्रेलिन से रिलेटेड डिजीज का पूछा गया था, मगर राइस में मेंशन नहीं किया गया था. अब इसको राइस की रिस्पेक्ट से पूछ लिया गया, तो राइस की रिस्पेक्ट से पूछे या वैसे पूछे दोनों का आंसर सेम है, फुलिश सीडलिंग. और अगर राइस की रिस्पेक्ट से पूछे तो फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस. Cytokinins represent a group of substances which help in cell division. ये ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे substances हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. साइटोकाइनिन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड एज जीटिन. जो मेज ग्रेन के अंदर नेचुरली साइटोकाइनिन पाया जाता है उसे जीटिन कहते हैं. एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. इसे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, और ये ग्रोथ इनहिबिट उसी वक्त करता है जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन प्लांट इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, या सीड को अगर अपनी डोमेंसी ब्रेक करनी है लेकिन शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो उसको वाटर शॉर्टेज की वजह से उसकी डोमेंसी को ब्रेक होने से रोक देगा. तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करके उसको उस स्ट्रेस से ओवरकम करने में मदद करता है. MCQs number 24. Which statement is incorrect regarding gibberellin? तो regarding gibberellin statement number D is incorrect. Why? Because they help in fruit formation by parthenocarpy. ये बिल्कुल ठीक है. Gibberellin prevent the genetic and physiological dwarfism in plants. ये भी बिल्कुल ठीक है. दे इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स. ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है. MCQs number 25. Which statement is incorrect regarding ethene? तो ethene से related statement B incorrect है. It is called as essential hormone. ethene को essential hormone नहीं बल्कि fruit ripening hormone कहा जाता है, जबकि ऑप्शन A, C और D तीनों ही करेक्ट हैं. ethene is also called as ripening hormone. अभी इस बात का जिक्र हो चुका है इससे पहले. Auxin help in the rapid growth in the apical region of stem and roots and it is called as apical dominance. Apical dominance में ये help out करता है, जिसकी वजह से जो apical region of stem और roots होती हैं वहाँ पे growth rapidly होती है. MCQs number
28 है concerning cytokinins, which statement is incorrect? So option C, it takes part in cell division in the absence of oxygen, ये incorrect है क्योंकि ये cell division में participate करता है in the presence of oxygen, जबकि option A, B और D तीनों ही correct है। MCQs number 29, special kind of animal cell which can generate and conduct electric current is called neurons, जिन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सोमा, जिसके अंदर न्यूक्लियस और सेल्स के तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन निसल सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स, यानी MCQs नंबर 31 का आंसर ऑप्शन बी है। Neurons takes command of the control center to the effectors are motor neurons। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है कि कंट्रोल सेंटर से यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, पर्टिकुलरली ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया गया है उसको अफेक्टर्स तक लेकर आना। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है रिसेप्टर सेल से जो भी स्टिमुलस है, जो भी चेंज है उसके बारे में ले जाके कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करना। कंट्रोल सेंटर जो कि इंटर न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है उसका काम है उसके लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना। तो सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से जो भी मैसेज होता है उसको लेकर सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के पास जाते हैं। कंट्रोल सेंटर जो इंटर न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है वो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सेलेक्ट करता है और उस रिस्पॉन्स या उस कमांड को अफेक्टर्स तक लेकर जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। MCQs number 33, resting membrane potential of neuron is -40 millivolt to -90 millivolt। MCQs number 34 जो है वो है neuron depolarizes at +40 millivolt। MCQs number 35, the region where the impulse moves from one neuron to another is called synapse। साइनेप्स वो रीजन है जहां से इम्पल्स वन न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में शिफ्ट होता है और ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। Automatic involuntary responses which occur either due to internal or external stimuli are called reflex actions। For example, watering of mouth at the sight of a tasty or delicious food, ये भी एक involuntary automatic response है और ये reflex action की ही एक example है। इन हाइड्रा द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व नेट, क्योंकि हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है इसलिए वो नर्व नेट के ऊपर मुश्तमिल होता है। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में चेंज की वजह से होता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और उसके पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। Nervous system is composed of specialized cells which generate electricity and conduct message very quickly in the form of current called nerve impulse। MCQs number 40, in this pathway the neurons receive messages of stimuli from external and internal environment of the body। तो MCQs number 40 का आंसर है C, receptors। In this pathway, neurons receive messages of stimuli from external and internal environment of the body। तो बेसिकली रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उनके मैसेज को रिसीव करके कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन तक लेकर जाते हैं। तो इसीलिए रिसेप्टर्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। MCQs number 41, from receptors the messages are carried to the CNS, central nervous system, that is brain and spinal cord। this pathway is called afferent pathway। sensory neurons की मदद से afferent pathway के थ्रू receptor से जो भी मैसेज होता है वो central nervous system तक जाता है। from CNS messages are transferred to the effectors। this pathway is called efferent pathway। central nervous system से जो भी response होता है उसका command या उसका message effectors तक आता है through motor neurons, इसे efferent pathway कहा जाता है।
MCQs number 43. In soma, neurons एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट. लेकिन ये माइलिन शीट जो है ये सिर्फ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में मौजूद होती है. इंटर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीट नहीं होती, इसीलिए इंटर न्यूरॉन्स को नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. In central nervous system, some other cells are also present with neurons are called neuroglia. और जो माइलिन शीट है वो भी न्यूरोग्लिया से ही मिलके बनती है. MCQs number 45 regarding sheets of neuron, which statement is incorrect? तो MCQs number 45 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. माइलिनेटेड न्यूरॉन इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा नहीं है. दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, नॉट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. MCQs number 46 न्यूरॉन्स डेवलप इम्पल्स इन द फॉलोइंग वे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल, देन प्रोपिगेशन ऑफ इम्पल्स एंड फाइनली वो साइनेप्स के थ्रू एक से सेकंड न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है और फिर दोबारा से यही प्रोसेस चलता है. Depolarization and repolarization of neurolema occur during action potential, यानी MCQ 47 का आंसर ऑप्शन बी है. What is nerve impulse? Students, nerve impulse जो है वो है ऑप्शन बी, wave of electrochemical change. In resting membrane potential, which ion play important role? Resting membrane potential में जो सोडियम आइंस है यानी Na पॉजिटिव आइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Regarding resting membrane potential, which statement is incorrect? तो regarding resting membrane potential, statement A is incorrect. The plasma membrane carries negative charge on its outer side and positive charge inside. ऐसा नहीं होता. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे न्यूरोलीमा भी कहते हैं उसके इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव चार्ज होता है. लूज कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. जो न्यूरॉन्स के बीच में लूज कनेक्शन है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाते हैं, जिनके जो साइनेप्स के दौरान इस्तेमाल होते हैं. जी स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 52. साइनेप्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? तो साइनेप्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा रहा है. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो आंसर है इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल. जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो सेकंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल. और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये साइनेप्स के अंदर शामिल होते हैं. MCQs number 54. The largest and the most complex part of human brain is? तो students, human brain का सबसे largest और सबसे complex part जो है वो है cerebrum. The diencephalon consists of thalamus and limbic system. जो diencephalon है वो thalamus और limbic system पर मुश्तमिल होता है. Part of brain important in the regulation of homeostasis is hypothalamus. Hypothalamus जो है ये homeostasis को ट्रिगर करता है और ये osmoregulation, thermoregulation और excretion तीनों में ही इन्वॉल्व होता है, particularly thermoregulation. The hippocampus is involved in long term memory. तो MCQ 57 का आंसर ऑप्शन सी है. Breathing, heartbeat, blood pressure, coughing, swelling are all under the control of medulla oblongata. The brain stem consists of medulla oblongata, midbrain and pons. इसी तरह से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में MCQs पूछे जाते हैं, तो आप तमाम पार्ट्स के नाम, उनके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस को जहन में रखें. MCQs number 60. Peripheral nervous system consists of dash pairs of spinal nerves. Peripheral nervous system के अंदर 31 pair of spinal nerves होती हैं, यानी MCQs number 60 का आंसर है ऑप्शन डी. याद रखिएगा कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 होती हैं, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं.
Receptors detect sound, motion, touch, pressure are called mechanoreceptors. Receptors ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, और ऐसे रिसेप्टर्स जो कि डिटेक्ट करते हैं साउंड, मोशन, टच और प्रेशर को, उन्हें mechanoreceptors कहा जाता है. नेक्स्ट MCQs नंबर 62. Receptors detect tissue damage are called pain receptors. जो रिसेप्टर्स टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पेन होता है, उन्हें पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है. Aortic body and carotid body both are chemoreceptors which are sensitive to dash in the blood. These both are chemoreceptors which are sensitive to carbon dioxide and H positive ion in the blood. तो MCQs नंबर 63 का आंसर ऑप्शन सी है. MCQs number 64. Forebrain consist of. So the answer is forebrain consist of telencephalon and diencephalon. MCQs number 65. Brain of man is situated in the region called cranium. तो MCQs number 65 का आंसर है C. Each cerebral hemisphere further divides into how many parts? तो हर cerebral hemisphere further 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जो कि आपस में कॉर्पस कैलोसम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं. 67. Regarding midbrain, which statement is incorrect? तो regarding midbrain, statement C is incorrect. That is, it is made up of muscle fibers. ऐसा नहीं है, ये सब के सब इंटरन्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं. यहाँ मसल फाइबर्स नहीं होते. Hindbrain consists of how many parts? तो hindbrain consists of how many parts? तो इसका आंसर जो है MCQs नंबर 68 का वो है hindbrain consists of 4 parts. उन 4 पार्ट्स के नाम क्या है? hindbrain consists of 4 parts: pons, cerebellum, reticular formation and medulla oblongata. तो जो ऑप्शन डी है ये आंसर है MCQs नंबर 69 का. जिन 4 पार्ट्स का जिक्र MCQs नंबर 68 में हुआ था उनके नाम है pons, cerebellum, reticular formation and medulla oblongata. आपसे सिर्फ पार्ट्स की तादाद या फिर उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं. MCQs नंबर 70. pons कंट्रोल. तो पॉन्स जो है वो कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, स्लीपिंग एंड ब्रीदिंग. ये ब्रीद लिखा है बट दिस इज ब्रीदिंग. MCQs नंबर 71. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज. ऑप्शन डी सेरिब्रम. जो ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम. MCQ 72. Nerves which arise from brain is called as cranial nerves और इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं. MCQs नंबर 73. हाउ मेनी पेयर्स क्रेनियल नर्व्स है? तो अभी हमने बात की कि 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. हाउ मेनी पेयर्स स्पाइनल नर्व्स हैव? तो 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स हैव. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के मुताबिक काम करता है. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. MCQs नंबर 76. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज हाउ मेनी पार्ट्स? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Some cranial nerves, vagus nerves and nerves which arise from sacral vertebra are arising from parasympathetic nervous system और ये बॉडी को emergency conditions बॉडी को नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए प्रिपेयर करता है. Which nervous system works at the time of emergency? तो at the time of emergency, fight and flight like condition में sympathetic nervous system काम करता है. MCQs number 79. Receptors converts the receiving stimuli into nerve impulses. Awareness or feeling of stimulus is called as sensation. जो भी आप रिसेप्टर रिसीव करते हैं उस स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ स्टिमुलस या अवेयरनेस में कन्वर्ट किया जाता है जिसे सेंसेशन कहा जाता है. Which receptor receive change in temperature? तो thermoreceptors receive change in temperature.
which receptor receives presence of certain chemicals in their surrounding. कीमोरिसेप्टर्स जो है वो केमिकल के अंदर होने वाली चेंजेस को रिसीव करते हैं. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इनको समझ रहे होंगे और आप कोशिश किया करें कि हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद से आंसर सोचा करें और बाद में उसे टैली किया करें. जी स्टूडेंट्स, MCQs number 82. Which receptor receives sensation about touch, pressure, gravity, movement, sound? So the answer is mechanoreceptors. इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है. थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी जाती है और आंसर और लॉजिक वही रहती है, तो आपने आंसर और लॉजिक को ध्यान में रखना है ताकि अगर वर्डिंग चेंज भी हो तो वो आप समझ जाएं. MCQs number 83. Which receptor receives light and ultraviolet rays? क्योंकि light and ultraviolet rays का जिक्र है तो आंसर है फोटो रिसेप्टर्स यानी ऑप्शन डी. MCQs number 84. Which receptor feels pain in the body organs? So the answer is pain receptors. पहले इससे पूछा जा चुका है पेन रिसेप्टर्स के बारे में, मगर पहले टिश्यू डैमेज की रिस्पेक्ट से पूछा गया था और अब डायरेक्ट फील पेन इन द बॉडी ऑर्गन्स की रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है. तो टिश्यू डैमेज में भी बॉडी ऑर्गन्स में पेन ही होता है, तो इस तरह से पूछे या टिश्यू डैमेज की रिस्पेक्ट से पूछे, आंसर विल रिमेन सेम एज पेन रिसेप्टर्स. MCQs 85. It is located in dermis and freely movable joints. तो पेकिनियन कॉर्पसल्स जो कि हमारे ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन के अंदर पाए जाते हैं, ये पेकिनियन कॉर्पसल्स जो हैं ये लोकेटेड है इन द डर्मिस एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. Regarding nicotine, which statement is incorrect? स्टेटमेंट ए, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट. ये इनकरेक्ट है क्योंकि निकोटीन जो है वो पॉपी प्लांट से नहीं बल्कि टोबैको से हासिल होता है. ब्रेन डिसऑर्डर कॉज्ड आइदर बाय डीजेनरेशन और डैमेज टू नर्व टिश्यू विद इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन के जो बेसल गैंग्लिया होते हैं वहाँ के जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं. मोस्ट अफेक्टिव ड्रग इन पार्किंसंस डिजीज इज लियोडोपा. पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए लियोडोपा मेडिसिन को यूज किया जाता है. Progressive degeneration of neurons of brain causes loss of memory is Alzheimer's disease और ये 3 stages में memory loss होती है. Tendency of recurrent seizures or temporary alternation in one or more function is epilepsy. एपिलेप्सी जिसे मिर्गी भी कहा जाता है उर्दू में, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को रिकरेंट सीजर्स बार बार फील होते हैं और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा टेम्पररी ऑल्टरनेशन हो जाता है बॉडी के एक या उससे ज़ायद फंक्शंस में. ग्लूकागॉन आर डैश हार्मोन्स. ग्लूकागॉन आर शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड हार्मोन. इसी तरह से आपसे इंसुलिन के बारे में भी पूछा जा सकता है. इंसुलिन लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड हार्मोन है. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, क्योंकि ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव या सेक्स हार्मोन है और ये स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं. मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन इंक्लूड्स थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है ये एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन है. Important part of brain which serve as connecting link between nervous and endocrine system is hypothalamus. ये एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि आपके केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन को आपस में लिंक करता है by linking the nervous and endocrine system. तो MCQs नंबर 95 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, hypothalamus. Next, master gland was former name of pituitary gland. The median pituitary lobe secretes MSH, melanocyte stimulating hormone. The posterior pituitary lobe secretes, तो जो posterior pituitary lobe है it secretes hormone C ADH, anti-diuretic hormone which control the water in the body. और ये बेसिकली थ्रिस्ट वगैरह में काम करता है और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है. To induce labor, dash hormone is given. To induce labor, oxytocin hormone is given.
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच सोमैटोट्रोपिन आफ्टर एडल्टहुड रिजल्ट्स इन। तो आफ्टर एडल्टहुड सोमैटोट्रोपिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से एक्रोमेगैले की कंडीशन या डिजीज होती है। एमसीक्यूज नंबर 101, हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स डैश इन एडल्ट्स। तो हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्ट्स मिक्सिडीमा इन एडल्ट्स। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एसटीएच यानी सोमैटोट्रोपिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग आफ्टर एडल्टहुड तो जो है वो एक्रोमेगैले होता है, और अगर जो सोमैटोट्रोपिन है उसकी ओवर प्रोडक्शन या एक्सेस सीक्रेशन हो ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो इसे गिग्नेटिज्म, इसकी वजह से जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो द आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 102 इज ऑप्शन सी, गिग्नेटिज्म। नेक्स्ट, इफ हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स इन अर्ली एज। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अर्ली एज में शुरू हो जाए तो इसकी वजह से क्रिटिनिज्म जो है ये कॉज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एंग्जाइटी, फीवर एंड डिजीजेस इज। तो एमसीक्यूज नंबर 104 का आंसर है सी, कॉर्टिसोल। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल रिजल्ट्स इन। तो कॉर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन की वजह से कशिंग सिंड्रोम डिजीज होती है। डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज। तो इसकी डेफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम कंडीशन बॉडी में होती है वो है एडिसन्स डिजीज। Hormone sometimes given by injection as an emergency treatment in cardiac arrest, anaphylactic shock and acute asthma attack is epinephrine. एपिनेफ्रीन जो एक ऐसा हार्मोन है जो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में जब हार्ट वर्क ना कर रहा हो या कार्डियक अरेस्ट हो या एक्यूट एस्थमा अटैक हो या कोई एनाफाइलेटिक शॉक हो, इसे डायरेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस एपिनेफ्रीन के जरिए पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। Number 108, the scientific study of natural behavior and its ecological and evolutionary significance in its natural setting is called ethology. MCQ number 109, pituitary gland is also called as master gland. ये पहले भी आ चुका है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसे master gland पहले कहा जाता था। अब इसके साथ साथ जैसे ये एक बहुत मेजर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड वगैरह भी बॉडी के मेजर ग्लैंड्स में ही शामिल है, इसीलिए अब इसे मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विच ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट्स। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होते हैं। सो TSH, ACTH, FSH एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो है ये ऐसे ट्रॉपिक हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। Other than tropic hormone, which hormones are secreted from the anterior lobe of pituitary? तो tropic hormone के अलावा anterior जो हार्मोन है, लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन। तो MCQs नंबर 111 का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 112, मीडियन पिट्यूटरी लोब सीक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब सीक्रेट्स, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है इट सीक्रेट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन। Because of increased secretions of somatotropin hormone in early age causes abnormal condition called as gignätism. Increased growth hormone in adult age causing large size and swollen hands, feet, jaws, bones, cartilage and soft muscles. This condition is called option C, acromegaly. एक्रोमेगैले जो है इसमें जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है आफ्टर एडल्ट एज। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो साइज है वो भी बड़ा हो जाता है, हाथ भी स्वेल हो जाते हैं, फीट, जॉज, बोन्स, कार्टिलेज, सॉफ्ट मसल्स ये सब स्वेल हो जाते हैं और बॉडी बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है। अब एक्रोमेगैले से रिलेटेड MCQs अभी कई बार आ चुका है,
लेकिन हर मर्तबा पूछने का अंदाज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए हमने डिफरेंट स्टाइल से इस MCQs को रखा है ताकि किसी भी तरह से पूछा जाए आप समझ जाएं कि एक्रोमेगैले ही इसका आंसर है। MCQs number 116, decreased secretions of growth hormone result in a short sized person. This condition is called dwarfism. जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और जो भी पर्सन है उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और बिल्कुल शॉर्ट साइज रह जाता है, तो उसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। MCQs number 117 regarding location of thyroid gland. So the answer is option B, in the lower region of neck in front of trachea. जो thyroid gland है ये neck के lower region में trachea के बिल्कुल front side पे पाया जाता है। MCQs number 118 है regarding thyroid, which statement is incorrect? Option C is incorrect. Its deficiency is called hyperthyroidism. इसकी deficiency को hypothyroidism कहा जाता है, hyperthyroidism नहीं। Regarding parathyroid gland, which statement is incorrect? तो option C is incorrect. Their size is like olives. Olives नहीं, इनका जो size होता है वो पी यानी मटर की शेप का या मटर के दाने जितना होता है, जबकि ऑप्शन ए बी डी तीनों ही करेक्ट है कि दे आर टू पेयर ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम की लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है, एंड दे आर प्रेजेंट इन नेक। MCQs number 120 regarding parathyroid hormone, which statement is incorrect? तो option A is incorrect. It controls amount of sugar in blood. ऐसा नहीं होता, ये ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की अमाउंट को कंट्रोल करता है, ना कि शुगर की, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। Next students, MCQs 121 regarding pancreas, which statement is incorrect? तो again option A is incorrect. Alpha cell secrete insulin. ऐसा नहीं होता, अल्फा सेल से तो ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो MCQs 121 का आंसर A है। Next MCQs 122, amount of glucose in blood is usually 90 mg per 100 ml. तो option C is the answer of MCQs 122. 123, cortex of adrenal gland secretes number of hormones which are collectively known as कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले तमाम हार्मोन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है। Next MCQs 124, pain and inflammation in body is reduced by which hormone? तो इनमें से जो हार्मोन D है कॉर्टिसोल, ये बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट MCQs स्टूडेंट्स, एड्रीनल मेड्यूला वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो जो एड्रीनल मेड्यूला है ये काम करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनेट यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इंक्लूड्स फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है ये एक इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, जबकि क्लासिक कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये सब के सब लर्न्ड बिहेवियर हैं। Type of learned behavior in which animals stop responding to repeated stimulus which is neither beneficial nor harmful is habituation. तो MCQs 127 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। हैबिचुएशन एक ऐसा बिहेवियर है जो हमने देखा होगा कि बर्ड्स वगैरह जो होती हैं वो लोगों को देखकर जब तक वो बहुत करीब ना हो जाए नहीं हटती या नहीं उड़ती, बिकॉज दे गेट हैबिचुअल ऑफ अस। वो आम हम जैसे लोगों के आदी हो चुके होते हैं कि गाड़ियाँ या लोग सब उनके इर्द गिर्द से गुजरेंगे, तो इसीलिए वो उस पर रिस्पॉन्स करना छोड़ देती हैं। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। Learning which is not associated with a particular stimulus and it is not normally rewarded or punished but utilized at a later time is called latent learning. ये एक ऐसी लर्निंग है जिसके हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है और ये किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से एसोसिएटेड नहीं होती और नॉर्मली इसका किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट से भी ताल्लुक नहीं होता। एक ऐसी चीज़ जो हमने वैसे ही बाय द वे देख ली और वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो गई, मगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमने वो जो बाय द वे चीज़ देखी थी उसे हम इस्तेमाल करते हुए उस काम को या उस एक्शन को परफॉर्म कर लेंगे, तो इसे लेटेंट लर्निंग कहा जाता है।
Next, orientation behavior in which animal exhibits random movement to a particular stimulus is option B, kindnesses. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ MCQs हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो उनको देखा, उनको सॉल्व किया, और ये उन MCQs की आंसर की मौजूद है. आप इस आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तमाम MCQs का भी आप स्क्रीनशॉट, तमाम स्लाइड का भी ले लीजिए. उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आए होंगे. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम तमाम टॉपिक्स को ही कवर करें और उनसे रिलेटेड MCQs जो है उनकी प्रैक्टिस आपको करवाएं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की MCQs को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.